हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में एंड आई एम योर एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैप्टर सॉल्यूशन में और मैं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हम चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज हेनरीज लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। अच्छा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं अब तक आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ बेटा। मैं वो लाइव सेशन लूंगी और वहीं पे हम लाइव में ही उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है, उस पर बढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई सॉल्यूट क्या हो रहा है, किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन बन रहा है। और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है तो उसमें प्रेशर का एक मेजर रोल होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सॉल्यूट गैस होना चाहिए। देखो, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन जब गैस किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो प्रेशर एक मेजर रोल प्ले करता है, जबकि लिक्विड और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती है। देखिए कैसे, जब हम, ये हमारे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट है और ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये ऊपर हमने प्रेशर लगाया हुआ है जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। अब वो गैस के मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर रहे हैं, जिस रेट से थोड़ी देर बाद एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा इस जो ये पॉट है, जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, और जितने मॉलिक्यूल एंटर करेंगे उतने ही मॉलिक्यूल क्या है, बाहर जाने लगेंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैम ये तो सारे निकल गए। अरे वो तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ना, चलता रहेगा ना इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं कि यहाँ की सारी गैस बाहर निकल जाएगी, गैस अंदर भी रहेगी, गैस बाहर भी रहेगी, राइट? एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे। बताओ, ये बात समझ में आ रही? पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा ये सिस्टम, और जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो जितने मॉलिक्यूल अंदर एंटर हो रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल ही बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन प्रीवियस से अब के केस में, जो अगर मैं एक किसी मोमेंट पे यहाँ पे चेक करूँ कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या होगी, मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ती जाएगी। इसी रिलेशन को समझाने के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं, और उसने ये कहा कि द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to the partial pressure of the gas. This is the pressure, partial pressure of the gas above the solution, right? उसने कहा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मैं कहूं कि मोल फ्रैक्शन। जो ये काई, जो एक ये सिंबल है, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है। भाई कितना अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मैं सॉल्युबिलिटी जो गैस की बात कर रही हूँ उसको मैं मोल फ्रैक्शन से भी शो कर सकती हूँ। तो आप कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे और सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को हम हेनरी लॉ कहते हैं। और जो केएच है यहाँ पर, दिस इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? एक्स यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है और पी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन के ऊपर लगा हुआ है। जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, वैसे वैसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? ओके। अब ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है, जो केएच होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अच्छा, उससे पहले आप एक बात और नोट करेंगे कि जो हेनरी लॉ है,
केवल वही अप्लाई होगा, तभी अप्लाई होगा जब, स्टार लगा के लिखेंगे, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है, कोई रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, आपस में ये केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी जगह पर, वहीं पर, उसी सॉल्यूशन के ऊपर हेनरी लॉ अप्लाई होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम? हेनरी कांस्टेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH। देखो बेटा, पहली बात, जो यूनिट होती है KH की, यूनिट ऑफ KH क्या होती है? प्रेशर के यूनिट के इक्वल होती है। मतलब जो प्रेशर की यूनिट होगी ना, प्रेशर अगर आपको टॉर में दे रखा है तो KH की यूनिट भी टॉर होगी, प्रेशर अगर बार में दे रखा है तो KH की यूनिट भी बार होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई जो ये मोल फ्रैक्शन है इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, मोल फ्रैक्शन तो रेशो होता है ना। मोल फ्रैक्शन तो आप जानते हो ना, जिसका आपको मान लो सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, तो जो K की यूनिट होगी वो क्या होगी? जो कि प्रेशर की यूनिट होगी। सेकेंड, हर एक गैस के लिए, हर एक गैस के लिए जो KH की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट गैस हैव, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? CO2 के लिए KH की वैल्यू अलग होगी, O2 के लिए अलग होगी, अमोनिया के लिए अलग होगी। आपको कोई KH वैल्यू याद नहीं करनी है, आप सिर्फ एक बार देख लेंगे, एनसीईआरटी में एक लिस्ट दे रखी है, आपको लर्न नहीं करनी। आपको बस ये पता है कि जो हर एक गैस जो KH है इट इज ए स्पेसिफिक होती है ये वैल्यू, और हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है। दूसरी एक और बात, अगर कोई एक पर्टिकुलर गैस है, किसी पर्टिकुलर गैस को अगर आप एक बार वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हो तो KH कुछ और होगा, अगर आप उसे अल्कोहल के अंदर डिजोल्व कर रहे हो तो KH कुछ और होगा। यानी कि जो KH है वो सॉल्वेंट के साथ वेरी करता है, ठीक है। KH वैल्यू ऑफ गैस, KH नोट करेंगे, KH वैल्यू ऑफ गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट में KH की वैल्यू बदल जाएगी, है ना, KH की वैल्यू अलग अलग होगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार बेटा एग्जाम में आया हुआ है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे कि भाई जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, अब टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो, किसका? सॉल्यूशन का। कौन से सॉल्यूशन का? जिसमें गैस सॉल्यूट है, गैस को आपने डिसॉल्व किया हुआ है लिक्विड के अंदर, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो एस्केप आउट हो जाते हैं। तो जब वो बाहर निकल जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल, बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, उनकी जो मोल फ्रैक्शन है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्स क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा। और जब एक्स डिक्रीज होगा, जब एक्स डिक्रीज होगा तो KH क्या हो जाएगा बेटा? KH इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KH इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब एक और चीज नोट करेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में तो ये लीनियर आता है, और जो स्लोप होता है ग्राफ का वो हमें क्या देकर जाता है? वो हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू देकर जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रेशर और अगर आप मोल फ्रैक्शन के बीच में, सॉल्युबिलिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, और जो उसका स्लोप होगा बेटा पॉजिटिव स्लोप है, और जो क्या दे रहा है वो KH की वैल्यू आपको बताएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये हमने हेनरी लॉ की बात की। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की। जितना इंपॉर्टेंट हेनरी लॉ है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। देखिए कहाँ कहाँ पढ़ते हैं आप इस हेनरी लॉ को?
जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, उनमें क्या होता है, CO2 गैस को हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया जाता है। CO2 गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर में डिसॉल्व किया जाता है। हाई प्रेशर में डिसॉल्व करके उसके बॉटल को सील कर दिया जाता है। इसीलिए जब आप बॉटल को या जो सोडा कैन है, जैसे उसको आप खोलते हो तो एकदम से फिज निकलता है। वो फिज किस चीज़ का होता है, वो CO2 निकलती है, CO2 स्केप आउट होती है। क्यों CO2 निकल रही है, क्योंकि जैसे ही आपने खोला ना, अंदर तो प्रेशर ज़्यादा था, CO2 डिसॉल्व थी, जैसे ही आपने खोला अंदर के कंपैरिजन में बाहर प्रेशर कम है, इसीलिए गैस स्केप आउट हो जाती है। तो ये एक हेनरी लॉ का एक्सपेरिमेंट है, हेनरी लॉ का आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। दूसरी चीज क्या आप देखते हो, पहला तो आपका ये हो गया, ठीक है, जो आपका सोडा वाला हो गया। सेकंड आपका क्या हो गया कि जो हमारे अंदर हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीजन इनहेल कर, हम एयर लेते हैं, एक्चुअली एयर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, या हम ऐसे अपनी चॉइस नहीं है ना हमारी कि हमने ऑक्सीजन को ले लिया बाकी गैस को बाहर छोड़ दिया। हम जो एयर को इनहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जब जाती है, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या हुई, फेफड़ों के अंदर गई, हमारी लंग्स के अंदर गई, और उस ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर प्रेशर कम था, अंदर प्रेशर ज्यादा था, तो ये जो ऑक्सीजन थी ये डिसॉल्व हो गई किसके अंदर, ब्लड के अंदर जाकर डिसॉल्व हो गई और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। अब जब ये ब्लड टिश्यू में जाएगा तो टिश्यू के अंदर क्या है बेटा, फिर से जो प्रेशर है वो कम है। प्रेशर कम होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन क्या होती है, हीमोग्लोबिन को छोड़कर टिश्यू के पास चली जाती है, और टिश्यू क्या करते हैं, फिर फंक्शन करने लगते हैं। ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गया। तो हमारे अंदर हमारे जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है, इसको भी हम हेनरी लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की बात हमने की। नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं कि जब पहाड़ों पर हम जाते हैं, ठीक है, जो ट्रैकर्स होते हैं जो माउंटेन्स पर जाते हैं, उनको क्या होने लगता है कि थोड़े टाइम बाद ना डिजीनेस फील होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस फील होने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप ऊपर जाते हो ना, तो ऊपर क्या है बेटा, प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने की वजह से जो हमारी बॉडी, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, उनको ऑक्सीजन कम मिलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होगी ब्लड के अंदर। अब प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगी, हमारे सारे टिश्यू तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचेगी, तो हमें क्या हो जाएगा, एनॉक्सिया जैसी कंडीशन आ जाती है, एनॉक्सिया हो जाता है। क्लियर हो गई, ये भी एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है, रियल लाइफ फिनोमेना है जो कि जिसे हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है। अच्छा, जब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने ये टेम्परेचर वाली बात जो बताई थी, देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ये हमको पता है। तो जो आपके एनिमल हैं, जो एक्वाटिक एनिमल हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, है ना, जिस भी लेक में रह रहे हैं वो, अगर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर गर्मी हो जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, और उसी ऑक्सीजन को वो एनिमल क्या लेते हैं, यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं एक्वाटिक एनिमल। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज हो जाती है, और एक्वेटिक एनिमल्स अब कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो लो टेम्परेचर पर वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते एक्वेटिक एनिमल। अच्छा, एक और बहुत अच्छा स्कूबा डाइवर्स का भी एग्जाम्पल है। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, अरे वो जो स्कूबा डाइवर्स उसे कहते हैं ना, जो जाते हैं पानी के अंदर, है ना, एक सिलेंडर लेकर जाते हैं। सिलेंडर क्या होता है, वो कंप्रेस्ड एयर लेकर जाते हैं अपने साथ, नीचे जाते हैं, कंप्रेस्ड एयर लेकर जाते हैं। उसके अंदर पहले क्या होता था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। जब वो ऊपर आते हैं, अगर वो तेजी से ऊपर आए, उनको मना किया जाता है कि आप तेजी से ऊपर ना आए, क्योंकि जब वो तेजी से अगर ऊपर आते हैं तो क्या होता है कि गैस का प्रेशर कम होता है, ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है तेजी से, तो जो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन तो डिसॉल्व नहीं हुई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वो सिलेंडर लेकर गए थे, कंप्रेस्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थी। अब ऑक्सीजन तो टिश्यूज को मिल गई, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो तो डिसॉल्व नहीं हुई, तो उसके बबल्स ट्रैप हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर और ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है।
बैंड्स बोलते हैं उस कंडीशन को, बैंड्स हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, बैंड्स हो जाते हैं, ये टर्म याद रखना, बैंड्स हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स में फटीग होने लगती है, पैरालिसिस हो जाता है, ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो क्या कहा जाता है कि थोड़ा आप धीरे धीरे ऊपर आइए, धीरे धीरे ऊपर आइए, थोड़ी देर नीचे ही रुकिए, है ना, उस प्रेशर को थोड़ा सा मेंटेन होने दीजिए, फिर ऊपर आइए। तो आज कल क्या किया जाता है, आजकल एक और नया मिक्सचर जो सिलेंडर के अंदर डाला जाता है वो है हीलियम का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। क्योंकि जो हीलियम है उसकी बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो सॉल्युबल नहीं होता ब्लड के अंदर। भाई नाइट्रोजन तो सॉल्युबल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी सॉल्युबल होता है, इसीलिए नाइट्रोजन के क्या है, फिर बबल बन गए जैसे हम ऊपर आए, राइट। लेकिन जो हीलियम है वो सॉल्युबल ही नहीं होगा, तो ये जो कंडीशन है वो हमारी जो होगी बैंड वाली कंडीशन है, हम उससे बच सकते हैं। आपको क्या करना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन याद करनी है। आपसे एग्जाम में कॉन्सेंट्रेशन बेटा पूछ लेता है, या फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन करेक्ट है फॉर इसको भी स्कूबा कहते हैं, जो सिलेंडर होता है ना बेटा, इसको भी स्कूबास कहते हैं। स्कूबा के लिए कौन सी कॉन्सेंट्रेशन करेक्ट है, तो हीलियम यहाँ पर 11.7% होता है, 11.7% होता है। ऑक्सीजन 36.2% होती है, ऑक्सीजन होती है बेटा 32.1% होती है, 32.1% ऑक्सीजन होती है। और जो नाइट्रोजन होती है वो 56.2 होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो 56.2% होती है। दिस इज द रेशियो ऑफ गैसेस इन स्कूबास इन दैट सिलेंडर्स, राइट। तो ये हमने बात करी आज हेनरीज लॉ की, और हेनरी लॉ कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक देखे, साथ में हमने एप्लीकेशन देखे हेनरी लॉ की। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि इस वाले टॉपिक से हमारे एग्जाम में आता है। हेनरी का ये क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी लॉ से रिलेटेड क्या कह रहा है, ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, assuming that oxygen exert a partial pressure of 0.98, पार्शियल प्रेशर कितना बोल रहा है, 0.98 बार। जो जो मुझे दे रखा है ना उसे बेटा एक बार नोट जरूर कर लेना चाहिए, गिवन पहले लिख लेना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ग्राम पर लीटर, ये अंडरलाइन किया है मैंने, ध्यान रखेंगे, हम बाद में बताऊंगी इसका रीजन। सॉल्युबिलिटी देखो बेटा ग्राम पर लीटर में भी निकाल सकते हैं और मोल पर लीटर में भी निकाल सकते हैं, ये आपने 11th में सीखा होगा। तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी ये पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ये XO2 पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, ठीक है। KH इसने हमको दे रखा है 34.84 किलो बार, तो ये बार में है, ये किलो बार में, इसको यहीं पे मैं बार में भी कन्वर्ट कर लेती हूँ। क्या लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन KH। प्रेशर कितना दे रखा है, 0.98 बार, और ये दे रखा है 34.84 इंटू 10 की पावर 3 बार। इसको यहाँ पर करेंगे सॉल्व करके बेटा ये आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 2.81 इंटू 10 की पावर -5, ये आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी आई। अब ये जो सॉल्युबिलिटी आई है, ये जो सॉल्युबिलिटी आई है, हमसे क्या पूछी है सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पूछी है ग्राम पर लीटर में, है ना। और ये जो मुझे सॉल्युबिलिटी मिली है, जो मुझे मोल फ्रैक्शन मिला है, ये तो यूनिटलेस है ना। ये हमें जो ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 1 लीटर के अंदर कितनी होगी। तो पहले आप क्या निकाल लो, हम ये मान के चलते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है इसको आपने डिजोल्व वाटर के अंदर किया होगा, क्योंकि अगर सॉल्वेंट आपको नहीं दे रखा है तो आपको वाटर को ही सॉल्वेंट मानना है। तो जब इसमें हमें ये दे रखा है तो हम पहले वाटर के मोल की बात कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं वाटर के मोल की बात, क्योंकि जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो हमने कहा कि ऑक्सीजन डिसॉल्व है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये फॉर्मूला लगेगा ना बेटा। भाई मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी एक ही चीज हुई ना, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं जो कि हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं जो कि हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि जो वाटर होता है उसके जो मोल्स होते हैं वो 1 लीटर में 55.5 मोल होते हैं, ये नोट कर लो। 1 लीटर मोल ऑफ H2O इन 1 लीटर 55.5। बेटा ये आप याद ही कर लें, इसको निकालने में आप क्या ही टाइम लगाएंगे, है ना, इसको आप याद ही कर लो। तो अब
XO2 आपने यहाँ से कितनी निकाली थी 2.8 इंटू 10 की पावर -5, इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो NO2 कितना आ जाएगा 2.81 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.5 इंटू 55.5। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 1.56 इंटू 10 की पावर -3 मोल। इस वाले जो ये वाले न्यूमेरिकल होते हैं इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम लगाती है, थोड़ा से लंबी कैलकुलेशन होती है, पर कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, करेंगे इसकी कैलकुलेशन को। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके, ऑक्सीजन के मोल्स आ गए आपके कि कितने डिसॉल्व हुए हैं। अब आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है बेटा, सॉल्युबिलिटी निकालनी है ऑक्सीजन की। तो द सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कितनी आ गई 1.56 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, यही तो आई। 1 लीटर के अंदर ही तो हमने ये वाले मोल लिए थे और ये भी जो हमने मोल लिए हैं वो 1 लीटर के अंदर ही निकाले हैं। तो मोल पर लीटर आ गए आपकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की 1.56 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन आपसे पूछी कितनी है, ग्राम पर लीटर में पूछी है। तो जब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 32 से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 0.05, ये आ जाएगा 0.05 ग्राम पर लीटर। तो ये हमने क्या निकाल दी बेटा, ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी निकाल दी। ग्राम पर लीटर में क्या निकाल दी, सॉल्युबिलिटी निकाल दी। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। पहले हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद मोल्स निकाले O2 के, और फिर उसके बाद जो मोल्स हैं O2 के वो पर लीटर में आए हैं तो वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, और फिर उसको हमने ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हम हेनरी के क्वेश्चन करेंगे, है ना। यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका हेनरीज लॉ आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे पढ़ते रहिए बेटा और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।